हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको जैसा कि पता होगा ही कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने अपने अनकैनी एक्समैन के वन शॉट को जो है कवर किया था। तो अब हम जो है अनकैनी एक्समैन की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब ये बेसिकली हमारे चैनल के ऊपर एक तरह की ऑन गोइंग सीरीज है जिसको मैं काफी टाइम से शेयर करते हुए आ रहा हूँ, जब से हमने सीरीज के इवेंट को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने इसका नेशन एक्स वाला जो है पूरा का पूरा स्टोरी आर्क देखा था कि किस तरीके से मैग्नीटो जो है वो भी अब उटोपिया का हिस्सा बन चुका है और वो किटी प्राइड को स्पेस से लाने में उनकी मदद भी करता है। इसी के साथ हमने इसी सीरीज के अंदर देखा था कि किस तरह से बीस्ट और साइक्लॉप के बीच की लड़ाई होती है, और इसी के साथ हमने इसमें यहाँ पे नेमोर का भी सारा का सारा सीन देखा था कि नेमोर भी अब उटोपिया के ऊपर रह रहा है। तो अगर देखा जाए तो जिस टाइम के ऊपर हम ये कॉमिक बुक पढ़ रहे थे 2010 की बात करी जाए, तो वहाँ पे जब ये सीरीज थी अनकैनी एक्समैन की, तो ये एक्समैन की एज अ मेन सीरीज काम किया करती थी। यानी एक्समैन की जितनी भी मेन स्टोरी होती थी वो इसी सीरीज के अंदर होती थी, और बाकी जो दूसरी सीरीज थी जैसे कि न्यू म्यूटेंट की हो गई, एक्स फैक्टर की हो गई, वो सारी की सारी साइड सीरीज होती थी। तो इसलिए मैं आपके साथ अनकैनी एक्समैन लाजमी शेयर करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें एक्समैन की मेन स्टोरी पता चलती रहती है। तो आपने वन शॉट कॉमिक अगर पिछले एपिसोड में देख ही लिया होगा तो आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे पास क्या सिचुएशन है, और अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो बिना आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और मार्वल कॉमिक्स को हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे एंजॉय करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कहानी के स्टार्ट हमारी बेसिकली वैनकूवर के अंदर से होती है, जहां हम देखते हैं कि एक लड़की के यहाँ पे पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, यानी कि ये उसका कमरा है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके सर के बाल जो है वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं, और वो लड़की एक तरह के नर्वस ब्रेकडाउन में जा रही है, चिल्ला रही है और रो रही है और कहती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ उस बिल्डिंग के कहीं दूर एक बिल्डिंग के अंदर आइसमैन यानी कि बॉबी और वर्थिंगटन यानी कि एंजल वो बैठे हुए सारी की सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं उसकी बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली साइक्लॉप ने ये उन 5 म्यूटेंट में से एक म्यूटेंट है जो कि अभी अभी इमर्ज हुए हैं, और उसने इन सारे के सारे म्यूटेंट्स के करीब अपने कुछ लोगों को छोड़ दिया है ताकि वो देख सकें कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एंजल और बॉबी बैठ के बेसिकली साइक्लॉप को ये सारी की सारी बातें बता रहे होते हैं कि इस वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से वो लड़की जो है अपने आप को जो है चेंज महसूस कर रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है। और उसी तरह उटोपिया के ऊपर शिफ्ट होते हैं कमांड सेंटर के अंदर। तो वहीं से साइक्लॉप उनसे बात करते हुए कहता है कि वेल गुड मॉर्निंग, तुम लोगों को भी सनशाइन। तो वो लोग पूछते हैं क्या बस इतना ही स्क्वाड? तो कहता है कि मुझे भी पता नहीं है, लेकिन और दूसरे स्क्वाड जो है दुनिया के अंदर फैला दिए हैं, और उनकी तरफ से भी कुछ इसी तरह की सेम रिपोर्ट मेरी तरफ आ रही हैं इन 5 लाइट्स के बारे में। नथिंग रिसेंबलिंग पावर्स, नथिंग रिसेंबलिंग एनीथिंग। लेकिन इनकी आपस में कोई पावर एक जैसी नहीं है, ना ही इनका कोई लेना देना एक दूसरे से है। इनकी स्किन चेंज हो रही है, इनको फ्लू हो रहा है और अजीबोगरीब फीवर जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आर्कएंजल पूछता है तो हम यहाँ पे और क्या करें? तो साइक्लॉप बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, उससे डिस्टेंस बना के रखो, लेकिन उसके ऊपर नजर रखना और इस बात को मेक श्योर करो कि वो लोग सेफ रहें जब तक हम फिगर आउट ना कर लें कि आगे हमें क्या करना है। और वहीं स्कॉट बोलता है कि देखो यहाँ पे काफी ज़्यादा अजीब गरीब चीजें हो रही हैं, मतलब ये जो सारी की सारी लाइट्स हमें नजर आ रही हैं ये उन लाइट से बिल्कुल अलग है जो हमारे टाइम पे आया करती थी। मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर एक्सजीन एक्टिवेट हो गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा देर से हो रहा है। अगर म्यूटेंट होता है कोई इंसान वो तो अपनी टीनेज की उम्र में उसके अंदर म्यूटेंट शक्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो ये आखिरकार इतना लेट क्यों हो रहा है? खैर इसके पीछे की जो कोई भी वजह है उसको तो हम बहुत जल्द जान ही लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हमने म्यूटेंट काइंड को सही तरीके से समझा ही नहीं है और ये अभी भी इवॉल्व हो रही है। और इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली होप समर्स आती है और कहती है अब मैं अलास्का जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ, क्या तुमने अलास्का को ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया सही तरीके से? मतलब वहाँ के रोड, वहाँ पे रेस्टोरेंट, कॉफी, इंटरनेट, हर चीज़ तुम्हें पता है ना कि कहाँ मिलेगी? तो होप बोलती है कि हाँ मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा ही तैयारी कर ली है। तो स्कॉट बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। वहीं से होप बोलती है कि हम लोग जहाँ कभी भी ट्रैवल किया करते थे अपने वक्त के अंदर, तो हम कुछ इसी तरीके से करते थे जहाँ से मैं आई हूँ। तो साइक्लॉप बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ज़्यादा तैयारी कर ली जाए तो वो हमेशा अच्छी ही साबित होती है, कभी वो गलत थोड़ी होती है। तो वहीं से होप बोलती है कि चलो अच्छी ही बात है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ही तैयारी कर चुकी हूँ। वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि होप देखो ये जो तुम कर रही हो मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ये तुम अपनी रूट्स को जानने की कोशिश कर रही हो, और ये सच में बहुत ही बड़ी डील है कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे, और ये जो तुम्हारी क्वेस्ट है मैं इसके ऊपर तुम्हें गुड लक कहना चाहूँगा और मुझे ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मेरी सारी ज़िंदगी मुझे लोगों ने बोला कि मैं कितनी अमेजिंग हूँ, मैं कितनी ज़्यादा क्रेजी और मैं क्या क्या कुछ कर सकती हूँ, लेकिन क्या हुआ जो लोग मेरे बारे में सोचते थे, जो मेरे बारे में कहते थे वो गलत हों। तो साइक्लॉप बोलता है कि देखो तुम जाओ और अब जाके अपनी रूट्स को तलाश करने की कोशिश करो, और आई एम श्योर कि वहाँ पे जाके तुम्हें जो भी कुछ पता चलेगा उसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। रोग, नेमेसिस, साइफर जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ब्लैकबर्ड जहाज के अंदर, अब जाओ जल्दी से, गुड लक। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे होप जो है वो अपनी टीम को लेके फौरन से यहाँ पे निकलती है अलास्का की तरफ, जहाँ पे सारा का सारा इंसिडेंट हुआ था मसाया कॉम्प्लेक्स वाले पूरे के पूरे स्टूडियो आर्क के अंदर, जब होप समर्स पहली बार पैदा हुई थी। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रोग, डॉक्टर नेमेसिस, साइफर और होप इस मिशन के ऊपर जा रहे हैं। और इसी तरह एमा बोलती है कि डार्लिंग वो बिल्कुल ठीक रहेगी, तुम इतना ज़्यादा परेशान ना हो।
तो साइक्लो बोलता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन बस वो अभी अभी यहाँ पे आई थी और वो अभी फ़ौरन यहाँ से निकल गई, तो ये मुझे कुछ अजीब लग रहा था। तो वहीं से एमा बोलती है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर समर्स, अब वो लड़की बड़ी हो चुकी है, वो अपने आप का ख्याल रख सकती है और तुम्हें भी मेरे ख्याल से किसी चीज़ के अंदर ऑक्यूपाइड हो जाना चाहिए। तो उसी तरह हम लोग यहाँ से जापान के अंदर शिफ्ट होते हैं, टोक्यो के अंदर। और वहीं से हम देखते हैं कि एमा बताती है कि ये जो सारी की सारी लाइट्स है इस वक्त हमारे लिए ये सब कुछ मायने रखती हैं, ये सारे के सारे न्यू म्यूटेंट्स का अचानक आ जाना ये एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन अब मैं जो है टोक्यो जा रही हूँ वहाँ पे लोगन से मिलने के लिए, क्योंकि जब से ये कर्ट की डेथ हुई है तो लोगन मेरे साथ बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है। फ्रैंकली मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगन के साथ जाऊँ, उसकी थोड़ी सी मदद कराऊँ उस अगली लाइट को ढूंढने में, ताकि हमारे बीच कुछ चीज़ें जो है स्मूथ आउट हो सकें। उसी तरह हम देखते हैं कि लोगन बेचारा थोड़ा सा परेशान टाइप का हो गया जब से ही कट गया है और वो यहाँ से वहाँ घूम रहा है। और इसी तरह साइक्लो बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों के बीच कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मेरे साथ भी उसका आजकल ब्रोमांस कुछ खास नहीं है। तो लेकिन तुम्हारी एब्सेंस के अंदर मैंने ट्रेमेंडसली वेल्दी, पावरफुल और हैंडसम आदमी को बुलाया तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए। टोनी स्टार्क जो है वो अवेंजर्स की तरफ से यहाँ पे आ रहा है और उसके जेब में काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह भी मौजूद है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट से मिलने के लिए टोनी स्टार्क एक डिनर पे उसको बुलाता है और कहता है कि एमा डार्लिंग तुम बहुत ज़्यादा स्मैशिंग लग रही हो। और वहीं से एमा बोलती है और तुम बिल्कुल एक मूवी स्टार की तरह। तो टोनी बोलता है अब मैं अपने बारे में क्या ही कह सकता हूँ, वैसे वापसी आके काफ़ी अच्छा लगा, हमारी टेबल ऑलरेडी रेडी हो चुकी है और मैंने पूरे के पूरे ऑस्टर्स और पल्स का जो है ऑर्डर दे ही दिया है। कम ऑन हम लोग यहाँ पे बैठ के फिगर आउट करते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है और उसको कैसे चलाना चाहिए। इसी तरह हम लोग यहाँ से कूपर्सटाउन अलास्का के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आप देखते हैं डॉक्टर नेमेसिस, होप, रोग और साइफर वो उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं जो कि उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। और इसी तरह वो लोग यहाँ पे कुछ रिसर्च वगैरह कर ही रहे होते हैं कि वो उसके पेरेंट्स कौन हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते। तो साइफर यहाँ के इस पूरे के पूरे टाउन के सारे के सारे लोगों की जो है छानबीन कर रहा होता है और उसको पता लग जाता है कि उसके पेरेंट्स का नाम जो है वो स्पेल्डिंग हो सकता है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बेसिकली उसके पेरेंट्स की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि साइफर और वो लोग जो है बेसिकली एक मोटेल के अंदर बैठते हैं ताकि वो लोग पता लगा सकें कि अब उनको यहाँ पे अपनी तलाश अलास्का के अंदर करनी है तो कहाँ पे करनी है। तो हम देखते हैं कि साइफर बेसिकली इसको इसलिए लेकर आए ताकि वो रिसर्च वगैरह का काम कर सके आसानी से, सिस्टम्स वगैरह को हैक करके। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उस बात का पता लगा के बताता है कि वैसे तो तुम्हारा कोई रिलेटिव वगैरह नजर नहीं आ रहा है जो कि इस बात को ये बता सके कि तुम ही शायद उन्हीं की बेटी हो या नहीं हो, लेकिन जो तुम्हारी मदर जिसको हम सपोज कर रहे हैं उनकी माँ यहाँ पे अभी भी जिंदा मौजूद है और हमारी लोकेशन से वो काफ़ी ज़्यादा करीब भी हैं। तो वहीं से वो बोलती है कि गाइस मुझे लगता है कि मुझे जाके अपनी मॉम को विजिट करना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल यहाँ पे होप जो है बेसिकली एक पूरे की पूरे ग्रेवयार्ड के अंदर आती है जहाँ पे सपोजिटली उसकी माँ की कब्र हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं जब वहाँ होप बैठ के सारी की सारी बातें करने की कोशिश कर रही होती है तो अचानक उसको एक आवाज़ आती है कि हे मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये एक मिस्टेक है क्योंकि ये ग्रेव स्टोन तो मेरी बेटी का है और मैं यहाँ पे फ्लावर्स को डालने के लिए आई हूँ। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये वही उनकी ग्रैंड मदर हैं जिसकी भी कुछ देर पहले बात की जा रही थी। तो रोग बोलती क्या ये वही हैं? तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि हाँ। तो वहीं से रोग बोलती क्या ये तुमने? तो वहीं से नेमेसिस बोलता है कि शायद मैंने सिर्फ एक कॉल ही की थी और कुछ ज़्यादा नहीं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर नेमेसिस ने उसकी यहाँ पे ग्रैंड मदर को बुला लिया है और वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं, बताते हैं कि वो फ्लावर यहाँ पे इसलिए लेकर आई थी क्योंकि उसको लगता है कि वो उसकी माँ हो सकती है और आप समझ सकते हैं। तो हम इसको आगे स्किप करते हैं। तो इसी के बाद हम यहाँ से यूटोपिया के अंदर दोबारा सिक बे के अंदर शिफ्ट होते हैं और हम जहाँ शिफ्ट हुए हैं वो किटी प्राइड के पास हुए हैं। जैसे कि अनकैनी एक्समैन को आपने पहले देखा होगा तो आप जानते हैं कि किटी प्राइड बेसिकली स्पेस से आई थी और जब से वो यहाँ पे आई है तो वो जो है अपनी बॉडी को दोबारा से नॉर्मल नहीं कर पा रही है क्योंकि वो बहुत बड़ी सी बुलेट को जो है वो फेस करते हुए आ रही थी। तो अब वो उसी सिचुएशन में चले गई है जब वो चीज़ों को फेस किया करती थी, यानी इंटेंजिबल हो चुकी है। तो उसको एक तरह के चेंबर के अंदर रखा गया है और हम देखते हैं कि डॉक्टर कविता राव जो है वो भी यहाँ पे मौजूद होती हैं क्लॉसस के साथ और उसको स्टडी करने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन डॉक्टर कविता यही बताती हैं कि अभी हमारे लिए इसको ठीक करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हो कुछ इस तरीके से रहा है कि बेसिकली क्योंकि इतने टाइम से किटी प्राइड जो है वो अपने इसी पूरे के पूरे चीज़ के अंदर मौजूद थी, यानी कि वो एक बहुत ही बड़ी बुलेट को स्पेस के अंदर ले जाके फेस करके रखी हुई थी कितने सालों तक, एक वो बहुत लंबा टाइम पीरियड था। तो बेसिकली अब जो उसकी मसल मेमोरी है वो उसी तरह से ट्रेन हो चुकी है कि वो हमेशा अपने आप को फेस करके ही रख रही है। मतलब जैसा कि तुम स्विमिंग पूल के अंदर कूदते हो तो तुम्हें तैरना नहीं आता है, लेकिन जब तुम एक बार तैरना सीख जाते हो तो पानी में कूदते ही तुम ऑटोमेटिकली तैरना शुरू कर देते हो। तो बेसिकली मिस प्राइड ने जो है अपनी बॉडी को इतनी देर तक इंटेंजिबल रखा कि अब वो बेसिकली भूल चुकी हैं कि उनको टेंजिबल कैसा रखना है। तो जब तक वो खुद से ये सब याद ना कर लें कि अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं और तब तक किटी प्राइड जो है वो इसी तरह के लिम्बो के अंदर फंस के रहने वाली है। तो इसी के बाद हम दोबारा यहाँ से होप के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि होप अपनी ग्रैंड मदर के घर पे जा चुकी है। वहाँ पे चाय पानी का इंतजाम किया जा रहा होता है और उनके बीच काफ़ी ज़्यादा बातचीत वगैरह हो रही होती हैं। और हम देखते हैं कि कैसे उनकी ग्रैंड मदर उसकी माँ के बारे में बताती हैं कि वो दरअसल एक तरह की फायर फाइटर हुआ करती थी और ये जॉब उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट भी करती थी क्योंकि वो हमेशा से लोगों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सव थी और वो जलती हुई बिल्डिंग के अंदर बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों को बचाने के लिए कूद जाया करती थी। तो वो पूछती है क्या उनकी कोई शादी वादी हुई थी?
तो वहीं से वो कहती है नहीं नहीं उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा बॉयफ्रेंड मौजूद थे आई गेस। रोजी जो थी वो उस टाइप की औरत नहीं थी जो कि फ़ौरन सेटल हो जाती। उसका मानना यह था कि उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ करना है, चीज़ों को अकॉम्प्लिश करना है और फिर जाके कहीं वो सेटल होगी। और बेसिकली मेरी बेटी बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ था, वो अच्छी थी पढ़ने के अंदर, वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और बेसिकली वो जो चाहती थी वो उसने कर दिखाया। मतलब उसका काम यही था, उसकी ख्वाहिश यही थी कि वो जलती हुई बिल्डिंग्स के अंदर से लोगों को बचा के निकाले और उसको लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा लोगों को बचाया भी था। मेरे ख्याल से उसने अपनी डेस्टिनी को खुद चुना था और उसने अपनी डेस्टिनी को पूरा भी किया था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे होप ये सारी की सारी बातें सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि होप वहाँ से वापसी ब्लैकबर्ड के अंदर बैठ के आ रही होती है। तो वहीं से हम देखते हैं कि होप स्कॉट से बात कर रही होती है और कहती है क्या तुम्हें इसके बारे में पता था स्कॉट? तो स्कॉट बोलता है कि मुझे छोटे मोटे बिट्स एंड पीसेस तो पता थे, लेकिन मुझे ये पूरी स्टोरी नहीं पता थी। तो क्या तुम इसके ऊपर भी मुझ पर गुस्सा करने वाली हो? तो कहती है कि नहीं नहीं, एक्चुअली मैं इसके ऊपर गुस्सा नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें लग रहा होगा सुन के कि मैं गुस्सा तुम पे क्यों नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे ये सारी की सारी बातें पहले ही बता देती तो शायद मैं कभी यहाँ पे आती नहीं, और अगर मैं यहाँ पे कभी ना आती तो मैं अपनी ग्रैंड मदर से ना मिल पाती। तो इसलिए स्कॉट तुम्हारा बहुत शुक्रिया इसके लिए जो तुमने मेरे लिए किया है। तो साइक्लॉप बोलता है कि ओके होप, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे साइक्लॉप के पास कॉम पे आवाज़ आती है, हे स्लिम, मैं बॉबी बात कर रहा हूँ वैंकूवर से। हमारी कैवलरी आखिरकार कितनी दूर है, क्योंकि ये लड़की बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी है और लग रहा है कि बहुत जल्दी अपना आपा खोने वाली है। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो म्यूटेंट नई बनना शुरू हुई है वो बिल्कुल पागल हो रही है और कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना ही होगा। मैं इसके बाद किसी और को हर्ट नहीं कर पाऊंगी और ना ही कोई चीज़ मुझे हर्ट कर पाएगी। मैं एक फ्रीक बन के नहीं रह सकती हूँ अब और नहीं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है अपने आप को मारने के लिए। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे बॉबी, रोग, नेमेसिस, साइफर और होप यहाँ पे पहुँच जाती है उसको समझाने के लिए। और होप कहती है हेलो, वैसे हम लोग यहाँ पे उड़ते हुए जा रहे थे तो तभी मेरी दोस्तों की नज़र तुम पे पड़ गई और हमें लगा कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम गुजर रहा है तो तुमसे थोड़ी सी बातचीत कर लेनी चाहिए। तो मे भी अगर तुम यहाँ पे आ जाओ तो हम थोड़ी सी बात कर लें। तो वहीं से वो कहती है क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये हार्ड टाइम है? मुझे सच में कुछ नहीं पता कि इस वक्त मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। और आखिरकार तुम हो कौन जो समझती हो कि तुम्हें सब पता है? तो कहती है कि हम लोग एक्समैन से हैं और हमारे हिसाब से तुम भी इस वक्त जो बहुत जल्द एक एक्समैन बनने वाली हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे गया। मेरे बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, मेरी स्किन हर्ट कर रही है, मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं और मेरी स्किन अचानक बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि होप अपना हाथ चमकाती और कहती है कि मे भी अगर तुम मेरी बात थोड़ी देर सुनने की कोशिश करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? आखिरकार कोई मेरे जैसे फ्रीक की मदद कैसे कर सकता है? और अगले बार हम देखते हैं कि वो लड़की बेसिकली उस बिल्डिंग से कूद जाती है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि होप बोलती है कि डैम इट, और अगले बार वो भी उस बिल्डिंग से कूदती है उसको पकड़ने के लिए और कहती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही होप उसको पकड़ती है तो होप अपने अंदर की एक तरह की एनर्जी जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर लगाती है और उस एनर्जी के लगते ही बेसिकली वो पूरी की पूरी लड़की जो है अचानक एक अलग रूप के अंदर आ जाती है और कहती है ओ माय गॉड, मैं तो उड़ रही हूँ। तो होप बोलती है तो अच्छी बात है ना, अब फौरन से उड़ के उस डैम रूफ की तरफ चलो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से होप आती है, रोप्सी कहती है कि ओ माय गॉड वो तो रोग बोलती है कि सच में बहुत ज़्यादा इंसेन था डार्लिंग। तो वहीं से होप बोलती है कि हाँ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो लड़की अपनी म्यूटेंट पावर को जो अचीव कर चुकी है, जो सारी की सारी इसको तकलीफ हो रही थी वो उससे दूर हो गई है और कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन मुझे सच में अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं एक तरह से अपने आप को ब्रांड न्यू फील कर रही हूँ, इनसाइड एंड आउट। मैं एकदम नई हो चुकी हूँ। मेरी इस सेकंड से पहले ज़िंदगी एक तरह की डिज़ास्टर हुआ करती थी, ओके, एक टोटल डिज़ास्टर। मेरे पास तकरीबन 6 फाइनल्स थे और मेरे पास बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ था, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड अब तुम मुझसे जहाँ भी जाने के लिए कहोगी, जो भी करने के लिए कहोगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी पूरी लाइफ गई भाड़ में। तो वहीं से हम देखते हैं कि होप उससे हाथ मिलाती है और कहती है हाय मैं होप हूँ। तो कहती है हाय मैं लॉरी हूँ और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान को बचा लिया। तो वो बोलती है नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या ज़रूरत है, मेरे ख्याल से यही तो मेरा काम है जो मुझे करना है। तो रोक, अब बताओ कि हमें अगला किसके पास जाना है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो नए म्यूटेंट्स बनना शुरू हुए हैं ये उस तरह से नहीं बन रहे हैं जिस तरह से नॉर्मल म्यूटेंट्स बनते थे, बल्कि इनके ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के हो रहे हैं। और देख के ऐसा लग रहा है कि सिर्फ होप ही इनको जब तक छुएगी नहीं तो ये सुकून में नहीं आने वाले, और होप के छूते ही इनकी पावर्स जो है वो स्टेबल हो जाती हैं और वो अपनी पावर्स को अचीव कर लेते हैं। टू बी कंटिन्यूड। लेकिन इस कॉमिक को खत्म करने से पहले हमारे पास एक हमें बोनस स्टोरी दी गई है इस कॉमिक के आखिर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये उस टाइम का हमें दिखाया जा रहा है जब यूटोपिया के ऊपर सारा का सारा काम चल रहा था, जब सेकंड कमिंग का इवेंट खत्म हुआ था और साइक्लॉप, क्लोसस और ये सारे के सारे लोग काम में लगे होते हैं। लेकिन अगले पल हम यहाँ पे डॉक्टर नेमेसिस और मैग्नीटो के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे नेमेसिस बोलता है कि मैं जानता हूँ एग्जैक्टली कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। तो मैग्नीटो बोलता है कि और मैं भी इस वक्त जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या कहने वाले हो, लेकिन मैं अब वो नहीं करूँगा।
अब मैं एक सो कॉल्ड डॉक्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर इस पूरे के पूरे बेड के अंदर नहीं पड़े रहने वाला, जबकि साइक्लॉप और उसकी दूसरी टीम मिलकर यूटोपिया के दोबारा से रीबिल्ड करें, वो भी अपने आप के ऊपर। तो नेमेसिस बोलता है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है मैग्नीटो। तो मैग्नीटो बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे इस कंसर्न के लिए नेमेसिस, लेकिन तो नेमेसिस बोलता है कि ये मेरा कोई कंसर्न नहीं था, ये मेरा सिर्फ एक अनॉयंस था, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे अपने आप को हील नहीं करते हो प्रॉपर तरीके से, या तुमने वहाँ पे जाने की कोशिश करी या कुछ करने की कोशिश करी, तो तुम अपने आप को रिस्टोर करने की बजाय मार भी सकते हो। और इस वक्त जैसा कि तुम जानते हो कि हमारा काम ही ये है कि हमें हर एक म्यूटेंट को बचाना है, तो मैं ये तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो कि नहीं? और अगले बार हम देखते हैं कि मैग्नीटो बेसिकली वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यंग एवेंजर्स की तस्वीर को बहुत गौर से देख रहा होता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, लेकिन ये बताओ कि इस वक्त हम ये देख क्या रहे हैं, ये लोग हैं कौन? तो नेमेसिस बोलता है क्या तुमने इनको नहीं पहचाना? ये लोग यंग एवेंजर्स हैं। वो हल्कलिंग है जो कि कैप्टन मार्वल का बेटा है और आधा स्क्रल और आधा क्री है। वो एंटमैन की बेटी स्ट्रेचर है, पेट्रियट जो कि ग्रैंडसन है ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका का, एक यंगर विजन और एक फीमेल हॉकाई। इसके अलावा ये जो टीनेजर है जो कि जादू टोना जानता है, वो अपने आप को विकेन के नाम से बुलाता है, और उसके साथ उसका भाई जो एक स्पीडस्टर है, वो अपने आप को स्पीड के नाम से बुलाता है। मुझे काफी शौक लगा कि तुमने यंग एवेंजर्स के बारे में पहले नहीं सुना, स्पेशली जब ज्यादातर लोग इस बात को अस्यूम कर रहे हैं कि ये स्पीडस्टर और जो मेज है ये तुम्हारे खुद के ग्रैंड सन्स हो सकते हैं। तो मैग्नीटो बोलता है कि क्या? तो नेमेसिस बोलता है कि देखो लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है, क्योंकि इस बात की कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। लेकिन अगेन साइंटिस्ट भी कभी कभार वहाँ पे फेल हो जाते हैं और एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, जहाँ पे स्कारलेट विच जो है इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं स्कारलेट विच और विजन के 2 बच्चे हुए थे फर्स्ट प्लेस के अंदर। ये लो जरा, इनको तुम करीब से देख सकते हो। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर नेमेसिस वहाँ पे मैग्नीटो को उनकी तस्वीर दे देते हैं, और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे साइक्लॉप वगैरह बाहर सारी की सारी रीबिल्डिंग कर रहे होते हैं, तो मैग्नीटो आ जाता है। तो साइक्लॉप बोलता है कि मैग्नीटो तुम आखिरकार अपने बिस्तर के बाहर क्या कर रहे हो? डॉक्टर नेमेसिस ने कहा था। तो कहते हैं कि हाँ, मैं डॉक्टर नेमेसिस से बात कर चुका हूँ और उनसे मेरी डील हो गई है स्कॉट, और एक्चुअली मैं इस वक्त बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो साइक्लॉप बोलता है कि देखो तुम हमारे यहाँ पे ज्यादा मदद नहीं कर पाओगे अगर तुम अपने आप को रिकवर ना कर लो। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि मैग्नीटो वहाँ का आसपास का सारा मलबा उठाना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बिसाइड्स मैं अब उस सिक बे के अंदर 1 मिनट और नहीं रह सकता, वरना मैं डॉक्टर नेमेसिस का खून अपने हाथों से ही कर दूंगा। मैं वहाँ बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ, अब मैं चीज़ों को अपने हाथ से करना चाहता हूँ, मैं सच में करना चाहता हूँ। हाउएवर मेरा तुम्हारे से एक सवाल है। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि अच्छा, ये तो मुझे अच्छी खबर नहीं लगती है, क्योंकि ज़्यादातर जवाब हम तुमसे ही तलाश करने के लिए आते हैं, और आज तुम हमसे सवाल लेकर आए हो हमारे पास। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि मुझे ये बस बताओ कि आखिरकार ये यंग एवेंजर्स क्या है, स्पेशली जो उसके अंदर 2 लड़के हैं विकेन एंड स्पीड, उनके बारे में मुझे जानना है। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि वो तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है। तो मैग्नीटो बोलता है कि ऑफ कोर्स वो नहीं है, और ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो लोग वांडा के अंदर कुछ ज्यादा नहीं मिलते, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो साइक्लॉप बोलता है कि मैंने इस बात को नोटिस नहीं करा। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि मैंने इनको काफी अच्छे तरीके से नोटिस करने की कोशिश करी है, और उन लोगों के नाम भी थॉमस और विलियम हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है वांडा ने जब उसके बच्चे पैदा हुए थे तो उसने उनका नाम भी थॉमस और विलियम ही रखे थे। तो साइक्लॉप बताता है कि वांडा के जो बच्चे हैं वो सच नहीं थे, वो एक मैजिकल कंस्ट्रक्ट्स थे। तो मैग्नीटो बोलता है कि वो लोग उस मैजिकल कंस्ट्रक्ट से कुछ ज्यादा ही थे, उनके अंदर अपनी थॉट्स थी, उनके अंदर अपनी फीलिंग्स थी, उनके अंदर अपना माइंड, अपना सोल तक मौजूद था। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि वांडा ने शायद मैजिक का इस्तेमाल करा था उनको जिंदगी देने के लिए, लेकिन स्कारलेट विच भी जो है वो एक सोल को क्रिएट नहीं कर सकती है। और हो सकता है कि जब वांडा के वो वाले बच्चे मरे थे तो उनके अंदर के सोल्स निकल गए थे और वो सेट फ्री हो गए थे, और शायद उन्होंने उन दोनों की बॉडीज को तलाश कर लिया और उसी की वजह से विकेन और स्पीड हमारे सामने उनके जैसे लग रहे हैं। लेकिन वहीं से बात आती है कि चाहे तुम इसके बारे में कुछ भी क्यों ना सोचते हो बब, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा ओल्ड मैन, क्योंकि तुम उनके करीब नहीं जा रहे हो, और अगर तुमने ये सब करने की कोशिश भी करी तो ये बात याद रखना कि एवेंजर्स और एक्समैन तुमसे जंग के ऊपर आ जाएंगे। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि लोगन जरा आराम से। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि ठीक है, एक्समैन जंग पे नहीं आएंगे, लेकिन एवेंजर्स तो एटलीस्ट जरूर आएंगे, वो किड जो है वो हमारी प्रोटेक्शन के अंदर हैं। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती वुल्वरीन, कि मैं उनके लिए कोई नुकसान नहीं हूँ, मैं तो बस उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये बात सच है, अगर विकेन एंड स्पीड का मुझसे कोई कनेक्शन है, तो हो सकता है कि इस दुनिया के अंदर अकलौती वही मेरी फैमिली है जो कि अब बची हुई है। तो लोगन बोलता है कि अच्छा, और इसमें किसकी गलती है? क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे जहाँ तक याद है कि जब तुम आखिरी बार अपने बेटे से मिले थे तो तुमने उसको जान से मारने की कोशिश करी थी, और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो तुमने अपनी सारी जिंदगी उससे बहुत ही ज्यादा नफरत की है, और तुम्हारी बेटी ने पूरी की पूरी म्यूटेंट रेस को मिटा दिया था। तो इसलिए तुम देख ही सकते हो कि एवेंजर तुमसे कभी भी बेबी सिट करने के लिए नहीं कहेंगे उन बच्चों को एनी टाइम सून। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हें ऐसा क्या करके दिखाऊं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं वो आदमी नहीं जो कि पहले कभी हुआ करता था। तो लोगन बोलता है कि तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी। तो मैग्नीटो बोलता है कि वेरी वेल, आई होप कि एक दिन थॉमस और विलियम मुझे अपने आप से मिलने देंगे और मुझे इस बात का मौका देंगे कि मैं अपने आप को वर्दी फील करा सकूं, और इसके साथ साथ मैं सारे के सारे एक्समैन के साथ भी इस बात को प्रूव कर सकूं कि मैं यहाँ पे ट्रस्ट के काबिल बन चुका हूँ। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, अब मुझे जाके कुछ काम करना होगा।
लेकिन वहीं से लोगन बोलता है, मैं तुम्हारी इस बात को तो जरूर मानूंगा एरिक कि तुम यहाँ पे खेल तमाशा बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो, मतलब ड्रामेबाजी में तो फुल नंबर हैं। किटी को वापसी लिया है, सारे के सारे सेंटिनल से अकेले मुकाबला कर लिया, सारे के सारे लोगों के दरमियान तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आई स्वेयर टू गॉड मुझे इस बात पे कभी विश्वास नहीं हो सकता कि तुम एक अच्छे आदमी बन सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक्समैन में इसी वजह से मौजूद हो क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई ना कोई फायदा जरूर मौजूद है। एक बार जब तुम्हारा इन सारी की सारी चीजों से फायदा खत्म हो जाएगा तो तुम दोबारा से वही बन जाओगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम मजबूर हो, क्योंकि तुम मैग्नीटो हो, तुम कभी बदल नहीं सकते हो। ये अभी सिर्फ कुछ ही टाइम की बात है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बदल चुके हो, लेकिन डीप डाउन तुम भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बब, कि तुम वही सेल्फिश मैनिपुलेटिव और। लेकिन अगले बार साइक्लोप बोलता है, लोगन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अगले अल्फाजों को बहुत संभाल के इस्तेमाल करता, क्योंकि हम देखते हैं कि मैग्नीटो वहां पर उसके ऊपर पूरा का पूरा मलबा ले आता है। और लोगन उसके पास आगे बोलता है कि तुमसे एक ही बात कहूंगा ग्रैंडपा, कि उन बच्चों से दूर रहना। और उसी तरह साइक्लोप बोलता है कि देखो लोगन बिल्कुल ठीक कह रहा है एरिक, तुम्हें इसको थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। एक्समैन तुम्हें बहुत जल्द एक्सेप्ट कर ही लेंगे और उसके बाद एवेंजर्स भी एक ना एक दिन तो जरूर कर ही लेंगे। तो मुझे नहीं लगता इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जल्दबाजी या फोर्सफुली कुछ करने का सबब बनता है। हम ऐसे भी आफ्टर ऑल यहाँ पे सारा का सारा रीबिल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो अभी इस वक्त हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा काम मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से बहुत जल्द फारिग होने वाले हैं। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे मैग्नीटो ये सारी की सारी बातें सुन के अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन से एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर को जो है खड़ा कर देता है, लेकिन वो अपने आप को जो है कमज़ोर फील कर रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि मैग्नीटो वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है, ये रहे तुम लोग, मिल गई मुझे। और इस तरह हम देखते हैं कि उसको वहाँ पे एक एनवेलप मिलता है जिसके अंदर उसकी जो है बचपन की तस्वीरें मौजूद होती है, वांडा और पीटरो की, जो कि उसके बच्चे हैं। और वो उन तस्वीरों को जो है उन तस्वीरों से मिलाता है जो कि यहाँ पे विकेन और स्पीड की है, और वो देख रहा होता है कि बेसिकली ये लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। तो वहीं से साइक्लोप आता और कहता है, एरिक क्या तुम ठीक हो? देखो डॉक्टर नेमेसिस ने ठीक कहा था कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम चाहो तो अपना टाइम ले सकते हो, तुमने हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मदद करी है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो कुछ दिन के लिए तो जा सकते हो। बस तुम जो भी करो इस बात को मेक श्योर करना कि तुम अपना ख्याल रखो, और प्लीज़ जाने से पहले मुझे ये ज़रूर कहो कि मुझे तुम्हारी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है एरिक। और इसी तरह हम देखते हैं कि मैग्नीटो बोलता है, स्कॉट यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत है, नथिंग एट ऑल। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि मैग्नीटो जो है वो अब उटोपिया पे से जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब उसको जो है वांडा मैक्सिमोफ के बच्चों के बारे में यानी कि विकन और स्पीड के बारे में पता चल गया है, और उसके दिल में जो है एक क्यूरियोसिटी आ चुकी है कि आखिरकार ये लोग वांडा और पीटरो में इतने ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो स्टोरी होने वाली है ये हम अपनी फ्यूचर की एक सीरीज के अंदर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है एवेंजर्स द चिल्ड्रंस क्रूसेड, जो कि एक तरह की लिमिटेड सीरीज है 12 इशूज़ के अंदर, और वो बहुत ही ज़्यादा ओपी किस्म की सीरीज है जिसमें हम इतने टाइम के बाद स्कारलेट विच का रिटर्न भी देखने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा आज का ये पहला इशू खत्म होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन इसके अंदर हमें एक बोनस स्टोरी भी मिली जो कि आगे जाके हम इसको कंटिन्यू करेंगे ही। लेकिन अभी के लिए हम अपनी एक्समैन को ही कंटिन्यू करेंगे, जो 5 लाइट्स वाला स्टोरी आर्क हमने शुरू करा है मैं इसको पूरा तरह से खत्म करके ही अपने किसी और कॉमिक के ऊपर जाऊंगा।